नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज के सेक्शन में हम दिसंबर 2022 के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये है हमारा पार्ट 2। चलिए फिर पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच स्टेट सेपरेट इंडिया फ्रॉम श्रीलंका। देखो मैंने आपको बहुत बात बता दिया ये पहले भी कि जैसे भारत और श्रीलंका के बीच में जो वाटर बॉडी है इसको हम क्या बोलेंगे, एक स्ट्रेट बोलेंगे, जलडमरू संधि बोलेंगे, क्योंकि जो कि लैंड मास को सेपरेट कर रही है, ये भारत को श्रीलंका से अलग कर रही है। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट। स्ट्रेट अलग करती है लैंड मास को, कनेक्ट करती है वाटर बॉडी को। किस वाटर बॉडी को कर रही है ये, तो बंगाल की खाड़ी को ये जोड़ रही है किसके साथ, आपके हिंद महासागर के साथ, है ना, इंडियन ओशन के साथ बंगाल की खाड़ी को कनेक्ट कर रही है। सेपरेट इंडिया और श्रीलंका को कर रही है। ठीक है, कौन सी है ये, तो भाई पाक स्ट्रेट, पाक जलडमरू संधि भारत और श्रीलंका के बीच में है। कई बार हम पाक समझ के इसको पाकिस्तान भी कर देते हैं। ठीक, अब यहां पे मन्नार की खाड़ी भी है। ठीक है ना, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी मतलब गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार भारत और श्रीलंका के बीच में ही है। ठीक है ना। अच्छा, बे ऑफ बंगाल, गल्फ और बे में डिफरेंस क्या है, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं। ठीक, जब भी कोई लैंड मास इस तरह से होगा, ठीक है ना, जहां पे ये ओशियन है मान लीजिए, तो यहां से इसका एंट्री का पॉइंट मतलब मुहाना, पानी जो अंदर को जाता है, और अंदर की जो बॉडी है पूरा, दोनों अगर सिमिलर हो तो उसको हम क्या कहेंगे, बे, है ना, बे बोलते हैं उसको इंग्लिश में। और जब एक ऐसा लैंड मास हो जो कुछ इस तरह से हो, जिसका मुहाना छोटा हो लेकिन अंदर को उसकी बॉडी जो है बहुत बड़ी होती है, उसका एंट्री पॉइंट छोटा होता है, उसको बोलते हैं हम गल्फ, राइट, गल्फ। जैसे कि मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है ना, गल्फ ऑफ खंबात, खंबात, गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है, कच्छ की खाड़ी वो भी आपका खाड़ी ही है। देखिए किस तरह से, इस तरह से आते हैं। देखो ये छोटा पॉइंट है, अंदर को कितना ज्यादा पानी है, ये छोटा पॉइंट है, अंदर को इतना बड़ा है। तो खंबात की खाड़ी यहां पे पड़ती है और कच्छ की खाड़ी गुजरात के इस पोर्शन में पड़ती है, राइट। तो यह आपने याद रखना है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज द रूट दैट कनेक्ट्स कश्मीर विद द रेस्ट ऑफ द इंडिया। कौन सा एक ऐसा रूट है जो कश्मीर को शेष भारत से जोड़ता है, मतलब कौन सा एक दर्रा है, पास की बात हो रही है, बोलन दर्रा, ये बोलन नहीं है बोलन है, और बोलन दर्रा पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है ना, बेलन घाटी इस तरह से बड़ी इंपॉर्टेंट है वहां पे। ठीक, पॉलिसी फिलॉसफी ये कुछ और था जिसको इंग्लिश में बट गया, ये प्लीज इसको इग्नोर करना। बनिहाल दर्रा और काराकोरम दर्रा, राइट। तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई, तो ये है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जो है जम्मू को, कश्मीर मतलब कश्मीर घाटी को रेस्ट ऑफ द इंडिया के साथ वो कनेक्ट करता है। तो ये आपने याद रखना है, बनिहाल दर्रा। अच्छा, इसमें हमारे पास कुछ और दर्रे आते हैं, जैसे कि लिपुलेख दर्रा। बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि लिपुलेख दर्रा किस किस के बीच में है। ठीक है ना, लिपुलेख, माना दर्रा और नीति दर्रा, ठीक है, ये तीनों ही उत्तराखंड राज्य को, नेपाल नहीं बोलेंगे हम, तिब्बत बोलेंगे, तिब्बत के साथ जो है कनेक्ट करता है, चाइना के साथ कनेक्ट करता है। लिपुलेख उत्तराखंड में है, माना उत्तराखंड में है, नीति उत्तराखंड में है, ये याद अपने रखना। अच्छा, आपने एक नाम सुना होगा बहुत फेमस, नाथुला दर्रा। ठीक है, नाथुला पास, रोहतांग दर्रा आपको पता ही है कहां पे है। ठीक है, तो नाथुला दर्रा जो है वो पड़ता है सिक्किम राज्य के अंदर, सिक्किम और मतलब तिब्बत के बीच में है ये। ठीक है, तिब्बत, चाइना, जो तिब्बत की राजधानी हुआ करती थी लहासा, वो यहीं पड़ती थी इसके नजदीक में। नाथुला दर्रे से हम सिक्किम से कहां जा सकते हैं, तिब्बत की तरफ को। ठीक, ये याद रखना आपने। अच्छा, इसके अलावा जो पेपर में आते हैं जैसे कि जलेपला, बोमडिला, यांग याप दर्रा, ये पेपर में बहुत बार आते हैं, जैसे कि जलेपला दर्रा, यांग याप दर्रा,
और बोमडिला दर्रा। ठीक, ये तीनों ही अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है। अब जलेपला दर्रा अरुणाचल प्रदेश और चाइना के साथ जो है वो टच करता है, ठीक है ना। और सॉरी, माफ करना, जलेपला जो है ये भी सिक्किम में है, प्लीज करेक्ट कर लो उसको। जलेपला जो है सिक्किम में है, यांगयाप बोमडिला ये अरुणाचल प्रदेश में आता है, ठीक है। जलेपला और आपका नाथुला पास ये दोनों ही कहां हैं, सिक्किम में मिलेंगे, सिक्किम को तिब्बत के साथ कनेक्ट करते हैं। यांगयाप दर्रा भारत का वो दर्रा है जहां से एंट्री पॉइंट होता है किसका, ब्रह्मपुत्र नदी का। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में एंटर करती है यांगयाप दर्रे से, जैसे सतलुज नदी भारत में एंटर करती है शिप्की दर्रे से, है ना। तो उसी तरह से यांगयाप दर्रा भी आपको याद रखना है। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। इसके अलावा दीफू बहुत बार पेपर में आता है, दीफू भी अरुणाचल में है, लेकिन अरुणाचल और म्यांमार, ठीक है, म्यांमार के बीच में है। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच में है। वैसे ही पांगसाऊ दर्रा ये भी अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच में है। अच्छा, यांगयाप और बोमडिला किसके बीच में है, तो ये भारत और चाइना के बीच में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच में। क्लियर है, ये हो गया। एक और है वेरी इंपॉर्टेंट, इसका नाम है तुज्जू दर्रा। तुज्जू दर्रा ये आएगा हमारा मणिपुर में, मणिपुर और म्यांमार, ठीक है, बर्मा जिसको पुराना नाम था, बर्मा भी बोलते थे। तो इन दोनों के बीच में जो है ये वाला दर्रा आपको देखने को मिलेगा, ठीक। तो बनिहाल दर्रा कश्मीर को भारत के साथ जोड़ता है, ठीक है। माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा ये उत्तराखंड और तिब्बत के बीच में है। नाथुला दर्रा, ठीक है, कहां पर है भाई, सिक्किम में है। जलेपला कहां है, सिक्किम में है, राइट। और दीफू पांगसाऊ अरुणाचल प्रदेश, लेकिन म्यांमार के साथ। बोमडिला, ठीक है, कहां है, अरुणाचल प्रदेश और चीन के साथ। ऑन दी अदर हैंड तुज्जू आ गया तो मणिपुर और म्यांमार के साथ। तो ये ध्यान रखना है आपने। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है, ठीक है ना। भारत में किस राज्य से होकर गुजरती है। सबसे पहले तो हम 8 राज्य देखते हैं जिनसे ये रेखा गुजरती है, ठीक। चलिए हम इसको जरा मैप में देख लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं मैप के थ्रू, तो यहां से इस तरह से जो है देखने को मिलती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और एट्थ, ठीक है। तो गुजरात सबसे पहले, गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का ये पॉइंट है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है, ठीक है ना। तो इन 8 राज्यों से होके गुजरती है। तो बहुत से एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से गुजरती है या फिर किस राज्य से गुजरती नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेडली पेपर में पूछे जाते हैं, राइट। तो ये आपने ध्यान रखना है। चलो भाई, तो ये देखा हमने, तो इसका आंसर क्या रहेगा, कहां से गुजरती है। हिमाचल से नहीं गुजरती, महाराष्ट्र से भी नहीं गुजरती, ओडिशा से भी नहीं गुजरती है, राजस्थान सही आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज द शोम्पेन ट्राइब फाउंड। शोम्पेन ट्राइब जो है भारत में कहां, किस स्थान में मिलेगी। नीलगिरी पहाड़ियों में मिलेगी, निकोबार में मिलेगी, स्पीति वैली में मिलती है, या लक्षद्वीप आइलैंड में मिलेगी। तो देखो शोम्पेन जो है एक ये निग्रिटो एक तरह से बोल सकते हैं हम, क्योंकि हमारे आइलैंड में जो इंडो अफ्रीकन उसके बीच में बने हैं ये, है ना, मतलब मिक्सचर उसके हैं ये, ठीक। तो ये निकोबार आइलैंड में आपको देखने को मिलेंगे, कहां पे, निकोबार में। अच्छा, अंडमान और निकोबार में कौन कौन सी और जो है ट्राइब्स मिलती हैं। अंडमानी है, निकोबारीज है, वो तो है ही है, शोम्पेन है, साथ ही में ओंज
औंज प्रजाति है, सेंटनलीज भी बोलते हैं इसको, सेंटनलीज है, औंज है, अंडमनीज है, ठीक है ना, और जारवा, वेरी इंपॉर्टेंट, जारवा। तो ये औंज, जारवा, सेंटनलीज और शॉम्पेन, ये याद रखनी आपने। तो ये कहां पे है? अंडमान और निकोबार में आने वाली जो है कुछ ट्राइब्स हैं, वहां की ट्राइब्स हैं। देखिए सेंटनली आइलैंड जो है, सेंटलीज आइलैंड वैसे भी वर्जित है, वहां पे आम जनता का जाना बिल्कुल प्रतिबंधित है ना, प्रोहिबिटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? जिला परिषद इज द लेवल ऑफ पंचायती राज सिस्टम, कौन से नंबर का है? पहले, दूसरे, तीसरे, नन ऑफ द अबव। देखो अगर हम पंचायती राज की बात करें तो पंचायत जो है वो 3 भागों में बटा होता है, ठीक है। एक आती है हमारे पास ग्राम पंचायत, एक आती है पंचायत समिति, ठीक है, जिसको हम ब्लॉक भी बोल देते हैं कई बार, ठीक है, और आती है जिला परिषद, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे पास ये 3 पार्ट में पंचायती राज सिस्टम को बांटा जाता है। तो जिला परिषद जो है वो 3rd लेवल पे आती है। एक क्वेश्चन आता है कि पंचायत समिति क्या काम करती है? तो ग्राम और इसके बीच में कोऑर्डिनेशन या फिर एक तरह से लिंकिंग जो है वो बनाती है, ये लिंक बनाती है, ठीक है। तो मीडिएटर का काम कौन करती है? समिति करती है, ये आपने याद रखना, समिति करती है। अच्छा, ग्राम पंचायत को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। अब ये भी पंचायत जो है 3 उसमें बढ़ती है। एक आती है ग्राम सभा, एक आती है सिंपल पंचायत, ठीक है, जिसमें सरपंच वगैरह बैठते हैं पंचायत, और एक आती है न्याय पंचायत, ठीक है, जिसमें छोटे मोटे केस जो है वो गांव के उसमें वो जाते हैं न्याय पंचायत के अंदर। क्लियर है? तो ये भी 3 पार्ट में आगे फर्दर डिवाइड होती हैं। तो पहली पंचायत कब आई, या पंचायत के उस पे, चलो हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं अब हम। पंचायती राज सिस्टम से सबसे पहला कौन सा एक कमीशन बनाया गया था? तो बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी की स्थापना 1957 में की थी, जिसकी रिकमेंडेशंस पर 1959 में, कब भाई? 2 अक्टूबर को भारत में राजस्थान के अंदर सबसे पहली कौन सी? नागौर डिस्ट्रिक्ट में क्या बनाया गया था भाई? तो बनी थी पहली पंचायत बनाई गई थी, किसके बोलने पे? तो बलवंत राय मेहता कमेटी, ठीक है। बलवंत राय मेहता कमेटी आ चुकी है। पंचायती राज के सिस्टम में बहुत सारी कमेटियां हैं, ठीक है। बलवंत राय मेहता होगी, अशोक मेहता हो गई, फिर आपकी गॉडगिल हो गई, ठीक है। गॉडगिल सबसे एंड में आई है, गॉडगिल मतलब वो आई थी आपके तकरीबन 1988 में। इसकी रिकमेंडेशन के अनुसार 3 लेवल की होनी चाहिए, ठीक है। और आपकी फिर उसके बाद क्या कहते हैं उसको, संवैधानिक तौर पे उसको दर्जा दिया जाना चाहिए। तो फिर 73 संविधान संशोधन करना पड़ा, और 1992 में हमने 11वीं अनुसूची जिसको हम 11th शेड्यूल बोलते हैं पंचायती राज सिस्टम, वो लाई गई थी फिर, ठीक है ना। तो गॉडगिल सबसे एंड में आई है, वो भी याद रखना। अच्छा, इसी के साथ थुंगल भी आई है, थुंगल कमेटी, ये भी 1988 में आई थी और पंचायती राज से ही संबंधित है। ये कुछ नाम आपको याद रखने हैं। बलवंत राय मेहता कमेटी पंचायती राज की सबसे पहली कमेटी बनाई गई थी, ठीक है। अशोक मेहता भी आई है, गॉडगिल भी है, थुंगल भी है, ठीक है। तो ये याद रखने आपने। सिंघवी भी है एक, ठीक, इस तरह से। चलिए भाई, तो ये तो हो गया पंचायती राज। जिला परिषद जो है 3rd लेवल पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग वाज एन एक्सट्रीमिस्ट लीडर? निम्नलिखित में से कौन सा चरमपंथी नेता थे, है ना, चरमपंथी। तो देखिए हमारे पास जो ऑप्शंस हैं यहाँ पे, अरबिंदो घोष हैं, दादा भाई नौरोजी हैं, उमेश चंद्र बनर्जी हैं, ये व्योमेश चंद्र और फिरोज शाह मेहता हैं, राइट। तो देखिए, एक तो हमने पढ़ा था कि जो कांग्रेस थी आपकी, उसको क्या हुआ था? तो कांग्रेस जो थी 1907 में
सूरत स्प्लिट जिसको बोलते हैं, सूरत अधिवेशन जो हुआ था, जिसमें डिवाइड हो गई थी गरम दल नरम दल में। गरम दल वो थे जो उग्रवादी थे, किस्म के थे, मतलब उग्रवादी तो नहीं बोलूंगा मैं उनको, मतलब उग्र थे, वो गुस्सैल थे, एक्सट्रीमिस्ट थे कि हमें अगर आजादी चाहिए तो हमें वो छीननी पड़ेगी, राइट। उदारवादी लोग थे कि शांति के साथ करेंगे, कोई लड़ाई नहीं करनी है, बिल्कुल अहिंसा वगैरह वैसा वाला, ठीक है। तो यहां पे जो एक्सट्रीमिस्ट की बात अगर की जाए, चरमपंथी की बात की जाए, तो हमारे पास आते हैं अरविंदो घोष। अरविंदो घोष के बाद और कौन से थे एक्सट्रीमिस्ट वाले? तो देखो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ये लाल बाल पाल, ये नाम आप पढ़ चुके हैं बहुत बार। लाला लाजपत राय, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, ठीक, और बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, ये सब क्या थे? उग्र उसमें थे कि गुस्से से, या मतलब इनका था कि हमें छीननी पड़ेगी आजादी, ऐसे नहीं मिलने वाली है, ठीक। जबकि ऑन दी अदर हैंड ये लोग, महात्मा गांधी हो गया, मदन मोहन मालवीय हो गए, और गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, वो नरमपंथी के थे कि भाई हमें शांति से बिना किसी लड़ाई झगड़े के जो है आजादी लेनी है, ठीक। दादा भाई नौरोजी भी उसी में आते थे, तो ये आपने ध्यान रखना है, वो उदारवादी विचारधारा के थे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा हाँ, इस क्वेश्चन से मुझे भी याद आया, हमने बात की 1906 में ये, सॉरी 7 में ये टूट गया था, वापस कब आया? तो 1916 में जो है लखनऊ अधिवेशन के अंदर वो वापस जुड़ गए थे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वीटो इज द वर्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज? वीटो जो है बहुत बार पढ़ लिया हमने, लैटिन भाषा से संबंधित है ये, ठीक है, लैटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड द डिवीजन बिटवीन द मॉडरेट लीडर्स एंड द एक्सट्रीमिस्ट लीडर टेक प्लेस? देखो वही क्वेश्चन आ गया अभी, है ना। तो सूरत अधिवेशन में ये हुआ था, कब? 1907 में। सूरत स्प्लिट इसको बोलते हैं, 16 में ये वापस आ चुके थे, क्लियर, वो याद रखना है। कांग्रेस टूट गई थी वहां पे। अच्छा, कांग्रेस की अगर हम बात करें तो WC बनर्जी पहले प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, हमने कितनी बार पढ़ लिया। महात्मा गांधी जो थे 1924 में बेलगांव अधिवेशन में बने थे, बेलगांव अधिवेशन कर्नाटका में जो था वहां पे बने थे ये, ठीक। अच्छा, बदरुद्दीन तैयब जी, सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, ये पहले मुस्लिम राष्ट्र प्रेसिडेंट बने हैं कांग्रेस के, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट वाला नहीं, अध्यक्ष वाला बोलूंगा मैं, अध्यक्ष बने हैं, ठीक। जॉर्ज यूले पहले ब्रिटिश प्रेसिडेंट बने थे कांग्रेस के। फिर एनी बेसेंट पहली महिला बनी है, और सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला जो है अध्यक्ष बनी है। 1947 में आजादी के समय में कौन थे? तो GV महावलंकर जो थे वो क्या बोलते हैं, उस समय अध्यक्ष थे, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द लार्जेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड। पेनिनसुला क्या होता है भाई? तो प्रायद्वीप, जैसे बोला जाता है कि प्रायद्वीप जो 3 जगह से पानी से घिरा होता है, जैसे कि भारत एक प्रायद्वीप है, इंडिया एक क्या है? प्रायद्वीप कंट्री है। इस तरह से पानी इधर है अरब सागर, नीचे हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी। तो भारत वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरेबियन प्रायद्वीप है, अरेबियन पेनिनसुला है, ठीक। अगर हम इसको एक बार देखते हैं यहाँ पे वर्ल्ड मैप के अंदर, तो देखिए यहाँ पे अरेबियन प्रायद्वीप जो देखने को आपको मिलेगा वो रहा ये, इसमें बहुत सारी कंट्रियां आती हैं, एक नहीं है, ठीक, और इसका एरिया भारत से बड़ा है, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए लाल सागर है, यहां पे एडन की खाड़ी है या बंगाल की खाड़ी है, और यहां पे गल्फ ऑफ पर्शिया है, पर्शिया या ईरान की खाड़ी जिसको बोलते हैं, पर्शिया की खाड़ी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये हो गया आपका रेड सी,
ठीक है, ये हो गया एडन की खाड़ी, या फिर इसको हम बोल देते हैं अरब सागर भी बोलते हैं, पर चलो गल्फ ऑफ एडन, ठीक है। और ये हो गया आपका गल्फ ऑफ पर्शिया, ठीक है ना, ईरान का जो पोर्शन है। 3 जगह से पानी से घिरा हुआ है और ये सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। तो ये भी याद रखना आपने, दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, ये है। अच्छा, हमने बात की थी बे की, खाड़ी की बात की थी। तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी खाड़ी देखिए यहां से लेकर यहां तक, कौन सी है ये, तो ये वाला हो गया आपका बंगाल की खाड़ी। दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, बंगाल की खाड़ी, ठीक। और आई होप आपको ये पोर्शन भी दिख रहा होगा। तो देखिए मैक्सिको की खाड़ी जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा गल्फ है, ठीक है ना। यहां से एंट्री पॉइंट छोटा है क्यूबा कंट्री के साथ, और अंदर को पॉइंट है। अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने इसका नाम भी बदल दिया, मैक्सिको की खाड़ी से इसका नाम यूएसए की खाड़ी कर दिया है, ठीक। वो कुछ और ही जिद है या जो भी है, ठीक। तो इस तरह से चलो भाई, तो ये ध्यान रखना आपने, अरेबियन पेनिनसुला जो है वो सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच बुद्धिस्ट मॉन्क डिड अशोका लर्न बुद्धिज्म। अशोका ने बौद्ध धर्म की जो भिक्षा ली है वो किससे ली है, तो भाई उपगुप्त, किससे ली है, उपगुप्त से, ठीक है। उपगुप्त ने इनको सिखाया था। अच्छा, अशोक की बात करें हम, तो अशोक 269 बीसी में राजा बना था, गद्दी पर बैठ गया था, ठीक है ना, इस तरह से। और अगर हम बात करें तो 261 में कलिंग युद्ध हुआ था, कलिंग युद्ध, ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा विनाश देखने के बाद जो है उन्होंने फिर बौद्ध धर्म की वो की थी। अशोक के टाइम में तीसरी बौद्ध मीटिंग हुई है, ठीक है, कहां पे, तो पाटलिपुत्र में हुई है। देवर्धि श्रवण नहीं, सॉरी, मोगलीपुत्र तिष्य जो थे उसके हेड थे, राइट। तो ये भी आपने याद रखना है अशोका के टाइम का। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास, वेयर डिड द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड। क्विट इंडिया मूवमेंट पहले बात तो भाई 8 अगस्त 1942 को चलाया गया था, जहां पे गांधी ने बोल दिया डू और डाई, अब करो या फिर मरो, ठीक है ना। एक काम किया जा सकता है, कहां शुरू किया गया था, बॉम्बे में, मुंबई में डिक्लेयर हो चुका था, शुरू कर दिया गया था। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बीन एस्टेब्लिश्ड। वेरी इंपॉर्टेंट है, आजकल भी इसके बारे में बात चली हुई है, क्योंकि उस फिर बंद भी हो गया था ये, कि जो जुडिशियल सिस्टम है, मतलब हमारे जो चीफ जस्टिस हैं या फिर जजेस हैं, उनको कौन अपॉइंट करेगा। देखो हम पढ़ते हैं आर्टिकल 124, ठीक, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया जाता है, ठीक है। 125, 126, 127 जो आते हैं, 26 में आता है कि उसकी अपॉइंटमेंट कैसे की जाएगी। तो हम बात करते थे कि प्रेसिडेंट के साथ एक पैनल बनता है जो जजेस को अपॉइंट करता है, उसमें रिटायर होने वाला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कुछ अदर सीनियर जजेस होते थे, ठीक है ना, रिटायर्ड जज भी हो सकते हैं, वो भी होते थे, वो सब कंसल्टेंट करके आप एक साथ से सलाह करके जो थे वो फिर वो करते थे, ठीक। तो उसके बाद एक ये बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट काउंसिल, ठीक है, ये नाम था इसका, NJAC। ये बनाया गया था किस एक्ट के द्वारा, तो इसकी स्थापना 2014 में हुई थी, 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2014 के अंदर, ठीक है, 99 संविधान संशोधन। हालांकि इसको फिर बाद में रद्द भी कर दिया गया था। 100वें संविधान संशोधन जो 2015 में आया है, उसमें फिर इसको डिलीट भी कर दिया गया था, बाद में निरस्त भी कर दिया गया था। लेकिन ये अमेंडमेंट बिल कब आया था, 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2014 के अंदर। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द राइट टू एजुकेशन प्लेस्ड। संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार जो है उसके बारे में बताया जाता है। देखिए हमने पिछले क्लास में जब भी हुई थी, हमने बात की थी 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002, जिसमें शिक्षा का सारी राइट्स आए थे। एक तो आगे थे हमारे पास
DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो पार्ट 4 में है, जिसमें आर्टिकल 45 है, देखने को आता है। क्या बोला कि गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो 6 से 14 साल के बच्चों को, जो एज के बच्चे हैं, उनको क्या देंगे भाई? फ्री एजुकेशन। जो प्राइमरी वाली है एटलीस्ट वो तो फ्री एजुकेशन दी जाएगी। डीपीएसपी हो गया। फिर माता पिता का ये कर्तव्य है, आर्टिकल 51A का सब क्लॉज के, जिसमें माता पिता का कर्तव्य है कि वो अपने 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड करवाएं, उनको ऐसे अवसर दें कि बच्चे स्कूल जाकर पढ़ाई कर सकें। ठीक, ये हमने पढ़ा। आर्टिकल बच्चों का राइट, तो वो आता है 21A के अंदर। ठीक है ना, 21A के अंदर कि बच्चों का अधिकार है कि उनको एजुकेशन तो मिलेगा ही मिलेगा, राइट, और ये फंडामेंटल राइट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री व्हेन इमरजेंसी वाज इंपोज्ड इन द कंट्री ऑन जून 25, 1975? सीधी सी बात है, 1975 से लेकर 77 तक भारत में आंतरिक गड़बड़ी के नाम पे 2 सालों तक जो है क्या कर दी गई थी? इमरजेंसी लगा दी गई थी। ठीक है ना, किसने लगाई थी? तो वो लगाई थी, सॉरी, इंदिरा गांधी ने। ठीक है ना, तो इंदिरा गांधी को क्या हुआ था, कहने का मतलब है कि उन्होंने जब लगाई इमरजेंसी तो उन्होंने सीधे राष्ट्रपति को बोला कि भाई आप इमरजेंसी लगा दो। ऐसा नहीं हो सकता है। प्रेजेंट समय में इसके बाद जो है अमेंडमेंट करने पड़े थे, 44 हुआ था, 42 हुआ था, जिसमें थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी कि ऐसे ही कैसे भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के कहने पे ही इमरजेंसी लगा सकता है। तो प्रेजेंट समय में अगर मैं आपको बताऊं तो प्रधानमंत्री अकेले राष्ट्रपति को यह बोल के इमरजेंसी नहीं लगा सकता, पूरा मंत्रिमंडल जो है वो लिखित में देगा तो ही जाएगा। अब मंत्रिमंडल में बहुत सारे मंत्री होते हैं, ठीक है ना, तो उस समय जो थे, कौन थे वो? तो वो थे फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद, वो याद रखना है आपने, ठीक है ना। तो बस फखरुद्दीन अली अहमद ये थे उस समय के राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, When was the national flag of India adopted by the Constituent Assembly? तो हम इसके बारे में बहुत बार बात कर चुके हैं। 22 जुलाई 1947 को, जो कि पिंगले वेंकैया ने बनाया था। 3:2 में बढ़ता है, ठीक है, या फिर 2:3 भी बोल सकते हो आप, अगर उसकी पहले हाइट पूछी हो और लंबाई पूछी हो। तो ये 2 है और ये 3 है, ठीक, इस तरह से, ठीक है ना। तो ये अडॉप्ट किया था। ट्राई कलर है, सॉरी 4 कलर है, नाम उसका ट्राई कलर है, 4 कलर उसके अंदर आते हैं। अच्छा, अशोक चक्र में जो कितनी तीलियां आती हैं ये भी पेपर में आता है क्वेश्चन, तो 24 स्ट्राइक्स हैं उसके अंदर, ठीक है ना, 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया इज डिस्क्राइब्ड इन, भारत में चुनाव प्रक्रिया का वर्णन किस प्रकार से किया जाता है? देखो ये क्वेश्चन है कि लोगों के प्रतिनिधि के तौर पे जो नेता आते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया को बिलोंग करते हैं, ठीक है। मान लो लोकसभा के इलेक्शन की बात हो रही है, लोकसभा में हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं, शिमला की ले लीजिए, तो शिमला सीट में जो जो एरिया आएंगे उन सबको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? वहां का एक नेता करेगा जिसको वो चुन के लाएंगे। तो इसलिए ध्यान रखना है, इसका आंसर क्या होगा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, कौन सा वाला? 1951 रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, ठीक। उसी के तहत जो है फिर इलेक्शंस जो हैं वो करवाए जाते हैं भारत के अंदर, राइट। उसको प्रतिनिधि एक्ट भी बोलते हैं इस तरह से। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोविजन बीन मेड फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट? राष्ट्रपति का, तो भाई राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 52 में बोला गया है। आर्टिकल 52 कहता है कि भारत की सबसे ऊंची पोस्ट कौन सी है? प्रेसिडेंट की। भारत का पहला नागरिक कौन होगा? फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन कहलाया जाएगा? राष्ट्रपति कहलाया जाएगा, ठीक, ये याद रखना है। साथ ही में बोला जाता है कि भारत का ये पेपर बहुत से एग्जाम्स में आ चुका है, ध्यान से देखना आपने। एक्चुअल में नॉमिनल हेड है ये, ठीक है ना, नाम मात्र का, नाम मात्र। राष्ट्रपति जो है एक नॉमिनल हेड है,
एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? हालांकि बोलते हम राष्ट्रपति को हैं, मेन पावर होती है प्रधानमंत्री के पास, ठीक है। तो नॉमिनल हेड कौन सा है देश का? तो आप क्या करोगे? तो आप करोगे प्रेसिडेंट। एग्जीक्यूटिव हेड कौन सा है? जिसको एग्जीक्यूट करता है वो कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करता है, ठीक है ना। तो नॉमिनल हेड है ये, एक ये हो गया। दूसरी चीज क्या पेपर में पूछी जाती है कि भारत में जो पद है राष्ट्रपति का वो किसके बराबर है? तो भाई वो ब्रिटेन में जो क्राउन है, मतलब या तो राजा या फिर रानी, उनके बराबर है। मतलब नाम मात्र के हैं वो भी, क्योंकि ब्रिटेन में भी प्राइम मिनिस्टर सब कुछ देखता है, ठीक है ना। हालांकि नाम मात्र के लिए जो है वहां पे राजा रानी हैं, पर नॉमिनल हेड है। तो भारत का जो राष्ट्रपति है उसका जो पद है वो इक्विवेलेंट है किसके? क्वीन एंड किंग ऑफ ब्रिटेन, वो याद रखना है आपने। चलो भाई, थोड़े कुछ आर्टिकल इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं राष्ट्रपति के, ठीक। 53 में कहा गया है भारत की जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, कार्यकारी शक्तियां हैं, वो किसके अंदर होंगी? राष्ट्रपति के अंदर होंगी। तीनों सेनाओं का मुख्य सर्वोच्च कमांडर कौन होगा? सुप्रीम कमांडर कौन होगा? एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, तो प्रेसिडेंट होगा, ये बोला गया है 53 में। 54 में कहा जाता है निर्वाचन, इलेक्शन, ठीक है ना, कि कौन कौन भाग लेगा, कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। तो भाई एक तो पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर, ठीक है, फिर स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली, लेजिस्लेटिव होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर, और दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर की भी आ जाएंगे अब तो बाद में, के विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर। अब यहां पे देखो इलेक्टेड मेंबर बार बार वर्ड जो है यूज किया जा रहा है। देखो भाई, संसद के अंदर कुछ पोस्ट अपॉइंटेड भी होती है, इलेक्टेड भी होती है, नॉमिनेटेड भी होती है, पर लेकिन सारे पोस्ट वाले लोग जो होंगे वो इलेक्शन में भाग नहीं लेते। कौन लेंगे? जो खुद कहीं ना कहीं से सीट लड़के आए हैं, जिन्होंने वोटिंग में भाग लिया है, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ है, कोई सीट जीती है उन्होंने। नॉमिनेटेड तो सिर्फ नाम मात्र की होती है। मतलब मैं राष्ट्रपति हूं तो मैंने बोला आज किसी स्पोर्ट्स पर्सन को, मान लीजिए मैंने सचिन को बोला कि वो राज्यसभा का मेंबर बन जाए, तो वो बन जाएंगे, ठीक है ना। तो वो तो नॉमिनेटेड पोस्ट है, नामांकित है, नाम दिया गया था, तो वो लोग राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग नहीं लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, तो ये वो लोग भाग लेते हैं, ठीक है भाई। दूसरा क्वेश्चन अब आपका अगला जो है 55 आर्टिकल, तो इसमें आते हैं मेथड्स, तरीके क्या हैं। तो दो तरीकों से राष्ट्रपति चुनता है, एक है सिंगल वोटिंग ट्रांसफरेबल सिस्टम, एकल संक्रमणीय मत पद्धति जिसको कहा जाता है। देखो ये आपके क्या कहते हैं उसको, सेक्रेटरीट के पेपर में आया था 2022 में, कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव किस प्रकार से किया जाता है। तो वो भी सेम होता है। कौन सा प्रकार, कौन सा टाइप है इलेक्शन का? तो सिंगल वोटिंग ट्रांसफरेबल सिस्टम, ठीक है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति या फिर प्रणाली भी बोल दीजिए, एक ही बात है, ठीक है। तो जितने भी इनडायरेक्ट वोटर्स होते हैं, मतलब जैसे राष्ट्रपति में भी हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, राज्यसभा में भी हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, तो बस वहां पे भी यही वोटिंग सिस्टम जो है चलती है, तो वो याद रखना आपने। दूसरी राष्ट्रपति में कौन सी है? प्रेफरेंशियल वोटिंग चलती है, वरीयता के आधार पे प्रेफरेंस जो दिया जाता है, ठीक। आर्टिकल 56 में कार्यकाल है राष्ट्रपति का, मतलब 5 साल। राष्ट्रपति का कार्यकाल कब से शुरू होगा? तो जिस दिन उसने शपथ ग्रहण की होगी उस दिन से। 57 वैसे नहीं पढ़ा जाता है कभी भी पेपर के लिए। 57 में बोला जाता है कि पुनः अगर उसको फिर से राष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़ना है तो उसकी क्या योग्यता होगी। 58 में आती है योग्यताएं। योग्यताएं क्या है भाई? 35 की एज होनी चाहिए, वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। 59 में आती है कंडीशंस,
उसके ऑफिस के क्या क्या कंडीशंस हैं। 60 इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आती है शपथ, कौन दिलाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 61 में आता है महाभियोग प्रक्रिया, इसको हम बोलते हैं इम्पीचमेंट। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज पावर का बताया जाता है राष्ट्रपति में दी होती हैं, अगर वो उनका मिसयूज करे तो उसको उसकी पोस्ट से बाहर निकालने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंपीचमेंट बोलते हैं। यूएसए से हमने लिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया आपका। ठीक, एक हो गया आर्टिकल 72 पार्डन पावर्स, क्षमादान शक्तियां। ये आती है इसकी किसमें, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां। ठीक है, ऑर्डिनेंस आता है 1, 2, 3 में, ऑर्डिनेंस पावर अध्यादेश शक्ति। 111 में आता है वीटो पावर्स, वीटो शक्तियां। 108 में राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। ठीक है ना, तो ये सब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम आगे। व्हेन वाज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंप्लीमेंटेड इन इंडिया? भारत में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू किया गया था? तो भाई 1972 में किया गया था। ठीक है, तो ये याद रखना आपने, 1972 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबड़ इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ प्लांट? किस टाइप के पौधों में मतलब रबड़ का जो देखने को मिलता है? दूधा प्लांट है, हिमालयन प्लांट है, मैंग्रोव के जंगलों में मिलता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो भाई ये मिलता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले उसमें। स्पेशली भारत में सबसे ज्यादा कहां मिलेगा? केरला के अंदर। केरला में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, वहां पे बहुत ज्यादा बारिश पड़ती है ट्रॉपिक्स की वजह से, क्योंकि ट्रॉपिकल एरिया है। ठीक है, भारत वैसे सब ट्रॉपिक रीजन के अंदर आता है और साउथ इंडियन ट्रॉपिकल रीजन में आता है। ठीक, तो बहुत ज्यादा बारिश यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो रबड़ जो है केरला में नंबर 1 टाइप में, मतलब नंबर 1 उसमें प्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना आपने। अच्छा, ये हो गया आपका रबड़ के लिए। अगर मैं बोलूं सैंडलवुड, चंदन की लकड़ी, सैंडलवुड सबसे ज्यादा कहां होती है? कर्नाटका में। कर्नाटका में। सिल्क सबसे ज्यादा कहां होता है? कर्नाटका के अंदर। मसाले, स्पाइसेस सबसे ज्यादा कहां होते हैं? केरला के अंदर। ठीक है, और आपके मैंगो सबसे ज्यादा कहां होते हैं? महाराष्ट्र के अंदर। ठीक, जूट सबसे ज्यादा कहां होता है? वेस्ट बंगाल। ठीक है ना। कपास, कॉटन, कॉटन सबसे ज्यादा कहां होता है? गुजरात में। गुजरात के अंदर कॉटन सबसे ज्यादा मिलेगा आपको। ठीक, और सिल्क हो गया कर्नाटका। कॉफी, कॉफी सबसे ज्यादा कहां मिलेगी? कर्नाटक में। रिपीटेड क्वेश्चन बहुत है एग्जाम में, आपको ये देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना है इसके बारे में भी। चलिए, अगला है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री यूजेस लाइमस्टोन एज अ रॉ मटेरियल? चूना पत्थर को कौन सी इंडस्ट्री एज अ रॉ मटेरियल, कच्चा माल की तरह जो है वो यूज करती है? तो भाई सीमेंट फैक्ट्रियां जो है वो लाइमस्टोन को, चूना पत्थर से सीमेंट बनाया जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच कंट्री हैज द हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? देखो बहुत पुरानी बात है, ये 2022-23 की आसपास की बात है। हम करते हैं बात 2025 की। 2025 में 193 के ऊपर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स लगाया गया। ठीक है, तो इसमें नंबर 1 पे आती है आइसलैंड, फिर आती है आपकी स्विट्जरलैंड, फिर नॉर्वे, है ना। फर्स्ट नंबर पे होगी आइसलैंड, हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है। इंडिया का रैंक क्या रहा है? तो इंडिया का रैंक रहा है भाई 130। 25 की बात हो रही है, प्रेजेंट समय की। इंडिया का रहा है 130। सबसे लास्ट में 193 में कौन है? तो साउथ सुडान। साउथ सुडान जो है सबसे एंड में है, सबसे लास्ट में है। अब क्वेश्चन, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन निकालता है भाई? तो यूएनडीपी निकालता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि 1965 में बनाया गया था ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में है। कहां है भाई? न्यूयॉर्क में है। ठीक, तो ये जो है ये इंडेक्स जारी करता है, जिसमें से भारत का रैंक है 130। यहां की अगर हम बात करें तो ये उस साल नॉर्वे नंबर 1 पे था, पर इस आजकल कौन है? आइसलैंड है। तो बस ये आपने ध्यान रखना है।
करंट अफेयर में अगर आपको क्वेश्चन आता भी है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लैंड सराउंडेड ऑन द 3 साइड इज कॉल्ड, अगेन वही क्वेश्चन, 3 जगह जो पानी से घिरा होता है उसको क्या बोलते हैं हम? प्रायद्वीप बोलते हैं भाई, ठीक है ना, पेनिनसुला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑन विच रिवर वाज द गांधी सागर डैम वाज बिल्ट, गांधी सागर डैम किस नदी पे बना हुआ है? चलिए थोड़ा सा हम नदियों का भी देख लेते हैं इसमें, इंडिया के मैप के थ्रू पढ़ना ज्यादा बेहतर रहता है, ठीक। चलो भाई, हम रिवर्स की अगर हम बात करें, नदियों की हम बात करें, तो एक आती है नर्मदा नदी, इस तरह से, ठीक। थोड़ा और ऊपर ले लीजिए, चाहे महाराष्ट्र का भी बाउंड्री टच करती है ये, अमरकंटक पठार से निकलती है। एक निकलती है ताप्ती नदी, ठीक है, तो ये होगी आपकी नर्मदा और ताप्ती, ठीक। तो नर्मदा नदी में कौन कौन आएंगे? तो नर्मदा नदी में एक तो हो गया आपका सरदार सरोवर डैम, पहला हो गया, देखो गुजरात में है नर्मदा नदी पे सरदार सरोवर डैम, क्लियर, एक तो हो गया, ठीक है भाई। दूसरा अगर हम बात करें इसमें, तो एक हो गया मध्य प्रदेश में, दूसरा भी हो गया मध्य प्रदेश में, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट की बात करूं तो उसको बोलते हैं इंदिरा सागर डैम, नर्मदा नदी पे। दूसरा ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर डैम, तो ये भी ध्यान रख लीजिए, ओमकारेश्वर डैम, इंदिरा सागर डैम मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के ऊपर है, ठीक, ये ध्यान रखना आपने, ठीक है ना। और आपका सरदार सरोवर डैम जो है वो नर्मदा नदी पे ही, लेकिन गुजरात में पड़ता है, ठीक, तो ये हो गया हमारा। इसके बाद एक नदी आती है यहां पे जिसका नाम है चंबल नदी। चंबल नदी इस पोर्शन से जाती हुई यमुना में जाकर मिलती है, ठीक है, यमुना में। तो एक पोर्शन में बना रहा हूं यहां पे, एक पोर्शन में बना रहा हूं यहां पे, मतलब कहां पे? गुजरात में, राजस्थान के अंदर। एक सर्कल आपको दिख रहा होगा, कहां पे ये? इस तरह से। तो जो मध्य प्रदेश में है, चंबल नदी की बात हो रही है, किसकी? चंबल नदी की। चंबल नदी सहायक नदी है यमुना की, ठीक है। तो एक तरफ आ जाएगा आपका कौन सा? गांधी सागर डैम, ठीक है। तो गांधी सागर डैम कहां पर है भाई? चंबल नदी पे, कहां? मध्य प्रदेश में। चलो भाई, यहीं पे राजस्थान में कौन चला जाएगा? तो ये आएगा आपका राणा प्रताप सागर। देखो पिछली क्लास जब भी हमने डिस्कस किया था इसका, तो मैं खुद कंफ्यूज हो गया था एक चीज से, महाराणा प्रताप कहां के थे? राजस्थान के थे। अब आपने याद रखना है वाली चीज, तो राणा प्रताप सागर कहां है? राजस्थान में। रणजीत सागर डैम जो है, रणजीत सागर डैम, ये कहां है? तो भाई ये रावी नदी पे है। किसमें? रावी नदी पे। कहां पर? पंजाब में पड़ेगा। कहां पे? पंजाब में। अच्छा, इसका एक और नाम है, इसको हम थियेन बांध भी बोलते हैं। थियेन बांध, ऑल्सो नोन एज अ थियेन डैम, ठीक। तो ये हो गया हमारा, क्लियर है। इसके बाद देखो यहां से निकलती है कावेरी नदी, ठीक है। यहां है, इस साइड है कृष्णा नदी, ठीक। कृष्णा नदी के साथ कई बार कंफ्यूजन के उसमें हम करते हैं कि कृष्णा राजा सागर डैम कहां है? कृष्ण राजा सागर डैम कहां है? तो भाई कृष्णा नदी में नहीं है, ये कर्नाटक में कावेरी नदी में है। कहां पे? कावेरी नदी पे है। कावेरी नदी पे ही भारत का सबसे पहला कौन सा? शिव समुद्रम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये भारत का पहला है, जो कि 1902 में खोला गया था, ठीक है। शिव समुद्रम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आप बोल सकते हो इसको, क्लियर। ये वाला याद रखना आपने। तमिलनाडु में मिलेगा हमें मित्तूर डैम। मित्तूर डैम तमिलनाडु में किस नदी पे?
तो अगेन कावेरी नदी पे ही देखने को आपको मित्तूर डैम भी मिलेगा। ठीक, फिर अगर हम बात करें, देखिए जी, यहां से चलती है छत्तीसगढ़ से उड़ीसा में एक नदी जिसका नाम है महानदी। महानदी पे भारत का सबसे लंबा डैम है, लंबा 11 किलोमीटर 13 किलोमीटर लंबा है ये, जिसका नाम है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध है ना, महानदी उड़ीसा, हीराकुंड डैम। भारत का सबसे बिगेस्ट कौन सा या लार्जेस्ट कौन सा है, तो सबसे बड़ा है भाखड़ा, भाखड़ा डैम। अच्छा, भाखड़ा डैम कब एग्जिस्टेंस में आया, तो 1963 में आया। रिपीटेड क्वेश्चन। सबसे ऊंचा कौन सा है, हाईएस्ट कौन सा है भाई, टिहरी बांध उत्तराखंड में भागीरथी नदी पे। क्लियर। तो ये जो थे सारे के सारे हमने मुख्य मुख्य डैम्स के बारे में पढ़ लिया है। क्लियर। तो आई होप आपको ये हो गया होगा, राइट। तो चंबल नदी पे क्या मिलेगा हमें, गांधी सागर डैम। कहां पे भाई, मध्य प्रदेश में। चंबल नदी में राजस्थान में कौन सा मिल गया, राणा प्रताप सागर। ठीक है भाई, तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, इसी बुक में ड्रेनेज थ्योरी दी है, ड्रेनेज थ्योरी कि भारत में किस तरह से पैसा ड्रेन करके भारत से कहां चला गया, ब्रिटेन चला गया। तो दादा भाई नरौजी ने ये बुक लिखी है। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं हम, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है, पहला तो। दूसरा, ये पहले भारतीय हैं जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में मेंबर बन के गए थे, सदस्य के तौर पर इनकी नियुक्ति हुई थी और ये वहां पे मतलब भारत की तरफ से गए थे। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है, फर्स्ट इंडियन टू सिट ऑन द पार्लियामेंट। ठीक है, इनसाइड द पार्लियामेंट, ये याद रखना है, ऑन नहीं, उसके ऊपर नहीं, मतलब इन द। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द टाइटल गुरुदेव टू रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव का टाइटल किसने दिया था भाई, तो ये दिया था महात्मा गांधी ने, और इन्होंने महात्मा गांधी को महात्मा का टाइटल दिया था। ठीक है ना, तो इन दोनों भाइयों ने एक दूसरे को टाइटल ही दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी को बोला महात्मा, गांधी ने बदले में इनको गुरुदेव बोल दिया। ठीक है भाई। अच्छा, गांधी को फादर ऑफ नेशन किसने कहा, फादर ऑफ नेशन किसने कहा, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है उनको क्या बोला था, फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू यूज द वर्ड स्वराज इन 1906। देखो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, एक क्वेश्चन आता है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसको मैं लेके रहूंगा, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है भाई, लेकिन 1906 में जो अधिवेशन हुआ था उसमें पहली बार किसने कहा था, ठीक है, तो ये कहा था दादा भाई नरौजी ने। तो ये याद रखना, दोनों क्वेश्चन अलग हैं, ठीक, लेकिन आपको समझ के करने हैं फिर ये। ठीक है, दादा भाई नरौजी ने क्या बोला कि पहली बार 1906 के अधिवेशन में कहा था ये। क्लियर, तो ये भी आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास, हु फाउंडेड द नौजवान भारत सभा। नौजवान भारत सभा की स्थापना जो है वो किसने की है, तो देखिए इसकी स्थापना आई थिंक लगभग 1926 के आसपास हुई है और भगत सिंह के द्वारा की गई थी। ठीक, तो ये याद रखना आपने। बाद में इसको ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन में बदल दिया गया, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन में इसको बदल दिया गया, फिर बाद में नौजवान भारत सभा को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which is the only continent that is passed through the equator, tropic of Cancer and tropic of Capricorn। तो भाई इस तरह से अगर हम बात करें, अफ्रीका, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, तीनों कहां से गुजरती हैं, अफ्रीका से गुजरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पुलकेशिन द्वितीय was a famous ruler of which dynasty। पुलकेशिन टू, भाई सबसे इंपॉर्टेंट है ये थे बदामी वाले। बदामी, कौन बदामी, चालुक्य वंश।
चालुक्य वंश वेंगी के थे, बदामी के थे, अलग अलग उसके थे, ठीक है ना। तो जो था वातापी जो है, वातापी इनकी राजधानी हुआ करती थी, ठीक है, ये याद रखना है, वातापी राजधानी हुआ करती थी, ठीक। पुलकेशिन, अच्छा पुलकेशिन 2 का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है एहोल अभिलेख, ठीक है, एहोल अभिलेख, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एहोल अभिलेख के अकॉर्डिंग पुलकेशिन ने नर्मदा या सतपुड़ा, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है, पर उस नदी के किनारे भारत के एक बहुत ही शक्तिशाली राजा को हराया था जिसका नाम है हर्षवर्धन, ठीक है। तो मतलब 630 के आसपास के पुलकेशिन जो था दक्षिण भारत में, मतलब कहां, ये चालुक्य डायनेस्टी थी कहां, कर्नाटक में थी ये, ठीक है, कहां थी, कर्नाटका में। और ताप्ती नदी मतलब सतपुड़ा की पहाड़ियों के वहां पर जो युद्ध हुआ था, एहोल अभिलेख से हमें पता चलता है ये स्क्रिप्ट जो है कि हर्षवर्धन को हराया था इन्होंने, ठीक है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, केसरी किसका समाचार है, या सॉरी हाँ, केसरी समाचार किसका है। तो देखो भाई, मैंने आपको पहले भी बताया केसरी और मराठा ये दोनों ही तिलक के हैं, बाल गंगाधर तिलक के हैं, जिसकी वजह से इन्हीं में वो भड़काऊ भाषण लिखते थे, जिसकी वजह से 2 डॉक्टर जो अंग्रेज डॉक्टर थे उनको मार दिया गया था, है ना। फिर उनको फादर ऑफ अनरेस्ट इन इंडिया बोला गया था, अशांति का जनक बोला गया था, वैलेंटाइन शरोल ने कहा था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत पेपर में आते हैं ये बार बार। तो केसरी जो है, ये बहुत ही फनी बात, केसरी लिखी गई है मराठी भाषा में और मराठा लिखी गई है इंग्लिश भाषा में, ठीक है ना। तो ये याद रखना आपने, केसरी और मराठा, ठीक है। देखो, और अगर हम और 2-3 किताबों की बात करें, जैसे कि यंग इंडिया, ठीक, जैसे हम बात करें हरिजन पत्रिका, ये किसके हैं, ये गांधी की किताबें थी, मतलब अखबारें थी, गांधी ने ये चलाई हुई थी, ठीक है। अब हम बोल रहे थे केसरी मराठा, वो किसकी थी, वो बाल गंगाधर तिलक की थी, ठीक है ना। इस तरह से याद रखना है आपने। अच्छा, एक न्यू इंडिया आता है, एक न्यू इंडिया, ये किसकी थी भाई, तो ये एनी बिसेंट की थी। एनी बिसेंट भारत की, मतलब कांग्रेस की सबसे पहली अध्यक्ष रही हैं, महिला अध्यक्ष, ठीक। दूसरा, ये आयरलैंड से बिलोंग करती थी और भारत में क्या लेके आई थी ये, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी को लेके आई थी ये, ठीक। तो ये आपने याद रखना है। तो आज के लिए हम सिर्फ इतना ही करेंगे गाइस, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में।